चलिए, नमस्कार। जोहार छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। सभी गहरी सांस ले लो एक बार। गर्मी का दिन है ना। पानी पिया करो। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है बॉडी में। और आप लोग मड़िया पेज पीते हो नहीं पीते हो? पीते हो ना? हाँ ठीक है, मेरे लिए भी लाना तो एक बार है ना। हाँ। हाँ, कल शिफ्ट हुए हो कोंडागांव से? वेरी गुड। और आ रहे हैं ना? पूरा कोंडागांव को उठा के ही ले आ रहे हैं ना। रिजल्ट चाहिए मेरे को। और जो नहीं आ सकते वो लोग ऑनलाइन बैठ के तैयारी कर सकते हैं। चलिए, ऑनलाइन वाले सभी जुड़ जाएंगे फटाफट। टाइम टेबल डल जाएगा और मई का महीना शुरू हो चुका है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। 5 महीना है। 5 महीना में अपने को अच्छे से तैयारी करना है। और इस महीने से मेरा टीम अपने 10 अवतार में दिखेगा मेरा टीम। ठीक है, साम दाम दंड भेद सबका उपयोग करूंगा मैं। ठीक है, कोई क्लास खाली नहीं रहेगा। भरपूर टीचर होंगे। क्लास भरपूर होगी। समय का कोई टेंशन नहीं। तुम लोग को पूरा जी जान लगा देना है। क्योंकि मैं क्या हो गया? क्यों मई तक? बाद में क्यों नहीं? अरे, 5 महीने छुट्टी उट्टी लेके पूरा पढ़ाने में फोकस करो ना, पढ़ने में। इतना कंपटीशन है ना, बाद में फिर जीवन भर मलाल रहेगा। है ना। मैं इस चीज़ को आज बोलने वाला था यूट्यूब में जाके कि भाई ये जो 5 महीना है ना, बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतना ज़्यादा कंपटीशन है तुम्हारे 5,000 के लिए अलग अलग, क्योंकि बढ़ गया है। ठीक है, कैटेगरी में फिर बढ़ जाता है। सब चीज़ छोड़ के सिर्फ अभी तैयारी करो। 5 महीने, 4-5 हज़ार, 10,000 इधर उधर तुमको मिल भी रहा होगा पार्ट टाइम जॉब। और उसकी जगह से अगर तुम्हारा तैयारी प्रभावित हुआ तो जीवन भर मलाल रहेगा, अरे यार मेरे को क्यों नहीं आया उस समय अकल ठिकाने में कि मैं ये कर लेता तो मेरा आज ये स्थिति नहीं रहता। ये सब स्थिति वाला नहीं है ना। लोन मांग लो इधर उधर से, है ना, इधर उधर कर्जा बुड़ी कर लो कि भाई साहब दे दे रहा है ऐसे करके। लेकिन ये 5 महीना ना एकदम तुम्हारे ही बीच में इतने लोग हैं ना कि वो उसमें वही जीतेगा जो अपना सब कुछ दाव लगा देगा। इतना आसान नहीं शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट होना। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। तो बढ़िया लगता है सुनने में 5,000, सुनने में अच्छा लगता है 2292, 854 और 1551 जो भी है। लेकिन बटा बहुत है उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना। थोड़ा भी तुम लोग ना मत करना, बता रहा हूँ। क्योंकि मैं 4 जगह घूमते रहता हूँ, 4 बच्चों से हमारी बातें होती है, कितने फील्ड में क्या है स्थिति मेरे को समझ में आता है। अब ये 5 महीना को आपको जीना है, समझ में आया? तभी जाकर सिलेक्शन होगा। और थोड़ा सा किए ना तो गए, खेल खत्म बाबू रे। फिर चुनाव के बाद फिर घोषणा होगा कब उसका परीक्षा होगा। प्राइवेट जॉब फिर मिल जाएगा, एक्सपीरियंस तो है ना। खत्म कहानी। लेकिन अभी सब अपने लिए समय निकालना। मैं जितने बोलते हूँ, जितने भी हाउस वाइफ जो लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं इधर उधर सब छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। बाद में भी मिल जाएगा वो जॉब। लेकिन शिक्षा भर्ती का नोटिशन युगों में एक बार आता है, बोलते हैं ना। हाँ, क्योंकि 5-10 साल बाद, 5 साल बाद तुम्हारा भी एक्सपायरी डेट हो जाएगा, तुम एग्जाम दिलाने के लायक नहीं रहोगे। तो ऑनलाइन वाले सभी ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को जो है काम थोड़ा सा अब और हाई लेवल पे करना है। तैयारी पे और ज़्यादा टाइम देना है। सब चीज़ छोड़ के केवल तैयारी करना है। टेस्ट सीरीज भी इसी महीने से अब जो है शुरू हो जाएगा। और मैं जो है अभी आ, देखिए पीएससी वाला काम किया तो उसमें सफलता मिली हम लोग को। पीएससी का डेट जो है आगे खसका दिए है अपन, है ना। पीएससी का तुम्हारे शिक्षक भर्ती का भी मैं सोच रहा हूँ कि कल या परसों जाऊँगा मैं व्यापम कार्यालय सीधा। वहाँ पे जो है सीधा नोटिशन लाने के लिए विस्तृत विज्ञापन अभी तक कहाँ आया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके ना आप लोग का विस्तृत विज्ञापन का भी काम, क्योंकि डीपीआई गया था, मंत्रालय भी गया, शिक्षा मंत्री से भी मिला। ठीक है, एससीईआरटी का तो कोई अब वैल्यू नहीं है, कोई मतलब काम नहीं हो, सब अपना काम करके दे चुका है। जो भी काम है अब सिर्फ व्यापम का काम है। तो व्यापम से डायरेक्ट वहाँ पे हम जो भी व्यापम के हेड है उनसे मिलूंगा डायरेक्ट। और आप लोग का नोटिसन जो है इसी महीने आए, है ना, इसके लिए पूरा जान लगा दूंगा मैं। ताकि मेरे को भी समझ में आए कि मेरे को क्या पढ़ाना है। हालांकि मेरे को पता है क्या पढ़ाना है, लेकिन क्या है, जब तक तुम आंखों देखी नहीं देखोगे तो विश्वास नहीं आता, है ना, एक फील नहीं आता कि हमें कैसे चलना है, किस रास्ते में चलना है। तो उसके लिए भी मैं इसी हफ्ते जा रहा हूँ व्यापम। ठीक है, अब देखियोगे मैं अभी क्लास ढंग से ले नहीं पाया, है ना, 3 दिन दौरा मारा हूँ।
लगभग 8 मंत्रियों से मिला 3 दिन के दौरे में। ठीक है, तब जाके पीएससी का डेट एक्सटेंड हुआ है। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पीएससी मेंस का डेट क्या है किसी ने खिसकवाया हो। अपन मिल के गए, ठीक है, हो गया काम। बाकी लोग बस कोचिंग पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। सामने आने बोले तो कोई नहीं आता, समझ में आया? तो शिक्षा भर्ती का भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर नोटिफिकेशन लाने के लिए अभी मैं कल या परसों जाऊँगा, और इसी महीने आने के लिए मजबूर कर देंगे व्यापम को। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा क्लास भी अच्छा हो, मेरा खुद का पढ़ाना अच्छा हो, मेरी टीम अच्छी करे, आप लोग अच्छा करो, तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। समझ में आया? हमारा रायपुर का भी स्टूडियो शानदार सेटअप तैयार हो गया है अच्छा खासा। तो वहाँ से, भिलाई से और यहाँ से ऑनलाइन मोड पे ज़्यादा क्लास चलेगा। ऑफलाइन तो क्या है, लिमिटेड हो जाता है। ऑनलाइन पे क्लास चलेगा लगातार। ठीक है, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज दिलाने वाले टेस्ट सीरीज दिलाएंगे। लेकिन तुम लोग को व्यस्त रहना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। शादी ब्याह ये वो है ना, घूमना फिरना, गर्मी, ये सब फालतू बात है ना। 5 साल कठोर तपस्या करना है, मतलब 5 महीना। वो मान के चलो कि राम जी के 14 साल वाला वनवास टेक बना, तुम लोग को 5 महीना टेक दिखना चाहिए। ये करोगे तब जाके वो पोस्ट मिलेगा। कड़वा सच बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? तो ऑनलाइन वाले तैयार हैं ना सब चीज़ के लिए? मनीष, विभू, राजेश्वरी, दीपिका, अनीता। एकदम प्रोफेशनल रहना है। आप लोगों में ना कोई चीज़ की कमी नहीं, कमी है तो प्रोफेशनलिज्म। मतलब आप लोग क्या हो, भावनात्मक ज़्यादा हो। ठीक है, दिमाग से कम काम लेते हो, दिल से ज़्यादा काम लेते हो। समझ में आया? इस चक्कर में तुम लोग का सिलेक्शन नहीं होता। और महिलाएं तो भावुकता हो के शिखर पे रहती हैं हमेशा। तो भावुकता में नहीं जीना है। अभी 5 महीना बिल्कुल पत्नी को बोल दो, पति को बोल दो, ठीक है, घर का काम में सहयोग बटाए। ठीक है भाई, जब बनोगे तो परिवार के सहयोग में तुम साथ दोगे नहीं दोगे? तो अभी समय है यार, प्यार मोहब्बत से सिखा दो उन लोग को काम करना है करके। हम्म झाड़ू पोछा बर्तन के लिए पूरा मजबूर कर दो, है ना। 1 रुपये नहीं मांगूंगी बोलना, नौकरी लग रहे पास, बल्कि हज़ारों रुपये तुमको दूंगी बोलना। अपने घर वालों को समझा देना। लड़के लोग भी थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का। एकदम रियलिटी है ना यार, प्रैक्टिकल बता कर रहा हूँ। एकदम मेहनत करो, अब एकदम प्यार से करो ना मेहनत को, एकदम दिल लगा के करो। फिर देखना, तुम 8 घंटा कभी गिनोगे नहीं कि मैं कितना घंटा पढ़ा। कभी नहीं गिनोगे। तुम लोग बोलते हो ना कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना घंटे पढ़ने चाहिए, घंटा वंटा कुछ नहीं होता। जब इंटरेस्ट बढ़ता है ना पढ़ाई में, तो 24 घंटा कैसे बीतता है समझ में नहीं आता है। हाँ, नहाना वहाना भी अच्छा नहीं लगता, दोस्ती यारी भी अच्छी नहीं लगती, सिर्फ पढ़ना अच्छा लगता है। ये है पढ़ाई का रस। जैसे पीने का रस है ना, घूमने का रस है, टीवी देखने का रस है, इंस्टाग्राम चलाने का रस है, वेब सीरीज देखने का रस है। सब में रस है। रस तब आता है जब उसमें आप डूबते हो। डूबने से ही रस आता है ना। अब थोड़ा सा ऐसे एक कनी चीख लोगे कोई चीज, रस आएगा? इसी में डूब जाओ। तो पढ़ना भी एक रस है, तो आपको 5 मिनट डूबना पड़ेगा यार। समझ में आ रहा है? मैं इसलिए बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ाना तो मेरा लिमिटेड है, लेकिन मोटिवेट होना, अंदर से सेल्फ मोटिवेट रहना, ये ज़्यादा जरूरी है। एआई का दौर आ गया, सोच रहे इतना ज़्यादा आदि भ्रमित है एआई से, इधर उधर का दुनिया भर का। हम लोग जितना पढ़ाएंगे बस उतना ही को पढ़ना, थोड़ा भी इधर उधर एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। समझ में आ रहा है? आज कितना तारीख है? 4 मई है ना। आज से पढ़ाई एक स्टेप ऊपर करो। जितना भी आप लोग पढ़ रहे होगे अभी घर में, 1 घंटा बढ़ा दो आज से। मान लो 4 घंटा पढ़ोगे, 5 घंटा कर दो। 6 घंटा वाला 7 कर देंगे, 7 घंटा वाले 8 घंटा कर लेंगे। आज से 1 घंटा पढ़ा लो। 1 हफ्ते बाद फिर बोलूंगा आधा घंटा बढ़ा लो करके। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब एग्जाम के 1 हफ्ता पहले रात निकाल के पढ़ रहे हो, 2 हफ्ता बचा है। ऐसी तो करते हो तुम लोग, है ना। एग्जाम बचा है 10 दिन, पढ़ रहे हैं पागल टाइप से। अरे जानो मानो हो ही जाएगा सिलेक्शन तैसे, है ना।
वो सब काम नहीं आता। ये कंपटीशन एग्जाम है ना, कॉलेज थोड़ी ना है, स्कूल थोड़ी ना कि रात भर पढ़ के जाके लिख के आ गए। हम लोग को आदत है ना, वो स्कूल कॉलेज में चलता था, स्कूल कॉलेज में चलता था कि रात भर जाग के पढ़ के आ गए। इसमें पीएससी, व्यापम, यूपीएससी और शिक्षक भर्ती नहीं होता। साल भर जो अच्छे से पढ़ा रहता है, 5-6 महीने जो गदगदाक पढ़े रहते हैं ना, उसी का सिलेक्शन होता है। क्योंकि एक दिन में होना है तुम्हारा एग्जाम, वन डे एग्जाम है, याद करो, वन डे एग्जाम है ना। 2 घंटा में खेल खत्म। सोचो ना यार, 2 घंटा में खेल खत्म। तुम ससुरे कॉलेज में 6 पेपर, कितना पेपर दिला देते थे? मैं इंजीनियरिंग वाला हूँ इसलिए मेरे को ज़्यादा कॉलेज का ध्यान नहीं, 5 या 6 कितना है ना। हर दिन अलग अलग पेपर होता था, हर दिन के पेपर के बीच में गैप होता था। साल भर कुछ मत पढ़ो, लेकिन एग्जाम टाइम में 1 महीना पढ़ दिए, तुम्हारे ग्रेजुएशन क्लियर, एमए बीए क्लियर। होता था कि नहीं होता था? लेकिन यहाँ वैसा होता है क्या? तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो एकदम से कि नहीं यार, मैं जिस तरीके से मैंने आज तक पढ़ाई किया है, वो पढ़ाई, वो जो तरीका है, वो स्टाइल यहाँ पे काम नहीं आने वाला। तो हम क्या करेंगे? डेली एक दिन में कम से कम शिक्षक भर्ती वाले 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। कितना सब्जेक्ट पढ़ना है? 4 सब्जेक्ट। अब मैं नहीं जानता कैसे पढ़ोगे, लेकिन एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। और तुम 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, 2 सब्जेक्ट, उसको जरूरत से ज़्यादा पढ़ डालोगे, जरूरत से ज़्यादा पढ़ डालोगे, और जरूरत से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ऐसे में क्या होता है, सब्जेक्ट बैलेंस नहीं हो पाता। तुमको पता है कि कौन सा पेपर, कौन सा पार्ट कठिन आएगा, सरल आएगा तुम्हारे पेपर में? मान लो असिस्टेंट टीचर की बात करूँ, ईवीएस है, सीडीपी है, मैथ्स, रीजनिंग, रीजनिंग भी ऐड हो रहा है ना। आपको बताया तो मैं, डीपीएस मिल के आया, कंफर्म कर लिए, रीजनिंग भी आ रहा है। बहुत मजे की बात है कि रीजनिंग आ रहा है, क्योंकि रीजनिंग सरल होता है। किससे? एप्टीट्यूड से। रंगोली बरबरते रीजनिंग है, बस प्रैक्टिस चाहिए रहता है। तो आपको कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, 4 नहीं पढ़, 3 तो पढ़ना है, लेकिन 2 सब्जेक्ट मत पढ़ना है पर डे। 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ना। कोचिंग की बात करो ना, कोचिंग कर लिए, 3-4 घंटा क्लास कर लिए, उसके बाद भी 3 घंटा पढ़ना है। उससे क्या होता है, इंटरेस्ट बना रहता है, सभी सब्जेक्ट में कमांड बनता है, और सभी पे नजर आता है। 5 महीना मतलब 5 तिया 150 दिन। कितना दिन जी? 150 दिन। और 150 से ज्यादा टॉपिक है। कितना टॉपिक है ले बताओ? तो सर एक सब्जेक्ट में 150 टॉपिक है। तो रियलिटी में जीना है। अब ये सब सोच लोगे ना, तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है, खेले कूदे और इतनी जाए भर। ठीक है, समय तुम्हारे पास। ये लोग को लगता है 5 महीने बहुत है भाई, चल ना अभी तो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मोड़ा वाला ने बहुत हो गया, थोड़ा मोड़ा। मैं आज सोच रहा था घर में कि इन लोग का भी डेट बढ़वा दूं क्या, शिक्षक भर्ती का। फिर सोचा ले दे के, तो ससुरे डेट जारी हुआ है, नोटिफिकेशन वही नहीं, लेट। क्योंकि कई लोग अभी बोलेंगे "सर, अरे यार, अक्टूबर नवंबर 2 महीना और मिल जाता समय"। ऐसा होता है कि नहीं होता मन में? 2 महीना थोड़ा सा तैयारी और, 2 महीना और बढ़ जाता ना, मजा आता है। ये हालत सबकी रहती है। तो भैया ले दे के डेट जारी हुआ है, जानते हो 2.5 साल में, नहीं इसको आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल काम नहीं करना है। जो काम करना है, तैयारी पे काम करना है। और मेरे लोग बोलोगे तो बढ़वा दूंगा डेट, 2 दिन में बढ़ जाएगा डेट, एकदम यकीन मानो। मेरे लिए आसान है डेट बढ़वाना, शिक्षक भर्ती का हो चाहे पीएससी का हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसका डेट बढ़े। समझ में आ रहा है? तो 5 महीने हैं, और तुम अपने सिलेबस को देखो, सिलेबस में चैप्टर को देखो। एक दिन में दिलाना है, 2 घंटे का एग्जाम है। अच्छा तो अच्छा उस दिन, नहीं तो सब गई भैंस। हाँ, तो आज से 1 घंटा बढ़ा लो, बता रहा हूँ। ऑनलाइन वाले मुझे सुन रहे हो, 130 लोग क्लास बैठे हो, 1 घंटा आज से बढ़ा देंगे, है ना। गीता पे हाथ रख के कसम खा लेना कि मेरे को आज से 1 घंटा ज़्यादा पढ़ना है। और पढ़ने की तुम्हारे पास स्रोत की कमियां नहीं है। कुछ नहीं तो हमारे ससुर वो क्लास का पैकेज है ना, पैकेज है ये, ईयरफोन लगा लिए, सुनते रहो थ्योरी को, येन केन प्रकारण, है ना। घर में खाना भी रोटी बना रहे हो ना, तो भी ईयरफोन लगा दिए, जितना तो सुनाएगा सुनाएगा ना, जितना तो रीजन होगा होगा।
ये सब तरीके से तुमको जूझना है कि 5 महीना, समझ में आ रहा है? तब हमारा रिजल्ट हमें दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा रिजल्ट। चलो अब पढ़ाई शुरू कर देते हैं। हम लोग नैतिक विकास के बारे में बात कर रहे थे। कोहलबर्ग का नैतिक विकास। चलो गहरी सांस लो एक बार। जब पढ़ने बैठोगे बार बार गहरी सांस लेना है, हर आधा घंटा में गहरी सांस लेना है, ये मैं वो बता रहा हूँ। योगा प्राणायाम जानते हो ना योगा? इसलिए यहाँ ब्रेन में क्या है, हो जाता है, हवा जाता है, ऑक्सीजन, तो जब हंसी नहीं आता, नहीं तो गर्मी के दिन में वो घुनघुटी आता है ना, तो चलो ये हो गया खेल। तो पानी पीना है, शरबत पीना है, नींबू पानी पीना है, मड़िया पेज पीना है, तिखुर खाना है, जो खाना है खाओ, लेकिन आपको चिल रह के पढ़ाई करना है। समझ में आया? कोहलबर्ग के कितने स्टेज बताओ मुझे, और उनको स्टेज बोलो हूँ, स्टेज है। स्तर कितने हैं? 3। स्तर कितने हैं? 3। समझ में आया? दंड वाला हो गया था, यात्रिक वाला हो गया था। चलो देखो, दंड और आज्ञा पालन अभिमुक्त में क्या था? इस अवस्था में बालक बड़े व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के प्रति चिंतित रहता है, और इस अवस्था में दंड या अधिकार ही अच्छा या बुरा निर्धारित करता है। इस अवस्था में बालक नैतिकता का पालन केवल आज्ञा और दंड के आधार पर करता है। केवल उसको डर लगता है कि मार देंगे, दंड दे देंगे, पनिशमेंट कर देंगे, इसी बात से वो नैतिकता में घिरे रहता है बच्चा। नहीं तो उसको कोई शौक नहीं है कि वो एकदम अच्छे से रहे, व्यवहार करे। बालक को भय रहता है आज्ञा पालन नहीं करने से दंड मिल सकता है। ये सब पढ़ चुके हो। ये था दूसरा स्टेप, यांत्रिक सापेक्षिक अनुभवता, परस्पर उद्देश्य अभिमुखता। क्या होता है इसमें? तो यहाँ पर बालक जो है यह सोचता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति तभी करेगा जब वह इस कार्य की शक्ति स्वयं प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इस अवस्था में जैसे को तैसा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, दूसरा जी अवस्था है, ये क्या है? परस्पर उद्देश्य। जो भी वो काम करेगा उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। ये उदाहरण साथ भी बताया था, हिंज को दवा चोरी करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उसके दवा भी मिल जाएगी तथा पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे। इस दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर, जिसमें अच्छा लड़की अच्छा लड़का वाला और कानून व्यवस्था विमुक्ता। तो ये कोहलबर्ग के अनुसार बालक इस अवस्था में नैतिकता का पालन सामाजिक मापदंडों और नियमों के आधार पर करता है और सामाजिक नियमों को स्वीकृत करता है। अच्छा लड़की अच्छा लड़का वाला, ये देखो कंडीशन, गुड बॉय गुड गर्ल। तो गुड बॉय गुड गर्ल में इस स्तर पर बालक दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं और इरादों के अनुसार कार्य करके उस व्यक्ति की निगाह में अच्छा बनकर कार्य करने की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता जो है, कहीं ना कहीं इसमें सहयोग और सहयोग को सर्वोत्तम आचरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। उदाहरण से ही आपको याद है। अगला है चौथा स्टेज, कानून और व्यवस्था की अभिमुखता। तो इस चरण में बालक जो है सामाजिक दृष्टि से जो भी हमारे स्वीकृत नियम हैं, दायित्व हैं, उनके अनुरूप कार्य करने की भावना से वो प्रोत्साहित होता है। और इसमें नैतिकता का अधिकार क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था है। भले ही कोई कार्य करने में हमारी छवि अच्छी बनती है, फिर भी उसे नहीं करना चाहिए यदि वह कार्य कानून के खिलाफ है। तो कानून के हिसाब से, कानून में जो भी, संविधान में जो भी नियम बने हैं उसके हिसाब से हम चलने का प्रयास करते हैं, और इतनी समझ विकसित हो जाती है। भले ही दवा चोरी करके हिंज अच्छे पति के रूप में अपनी अच्छी बीवी बना सकता था, फिर भी उसने चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने क्या है? एक कानूनन अपराध है। ये कंडीशन है, करना चाहिए। अगला है लास्ट स्तर, उत्तर परंपरागत या रूढ़िगत या नैतिक स्तर, अंग्रेजी में बोलेंगे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। आयु सीमा कब से कब शुरू हो रही है? 13 वर्ष से ऊपर। सबसे पहला कितना था? 4 से 10, और सेकंड वाला 10 से 13, और तीसरा 13 से ऊपर। इसके अंतर्गत भी 2 स्टेज है।
क्रम से जाओगे 5वां और वो 6वां। हर लेवल में 2 स्टेज है। पहला है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, और उसके बाद क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो हेडिंग डालेंगे सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। नाम में आता है, कौन से स्टेज के अंदर आता है बताओ, ये कौन से स्तर में आता है, ये कौन से स्तर में आता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या फिर तीसरा जो दूसरा सॉरी तीसरा स्तर में ये आता है। अच्छा, एक काम करेंगे, ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार ऑनलाइन वाले बताएंगे यस और नो। मेरी आवाज़, ऑडियो वीडियो विजुअल है कि नहीं, एक बार मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर है, क्या है इसके अंदर विशेषता। ओवरऑल विशेषता लिख लो, तो लिखेंगे इस अवस्था में नैतिक आचरण एवं नैतिक विकास पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में रहता है। ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में यानी कि 13 वर्ष से ऊपर जब बच्चा हो जाता है, 13 वर्ष में आप लोग कौन सी क्लास में थे बताओ तो। 7वीं 8वीं ना, मिडिल स्कूल में पहुंच गए थे, मिडिल स्कूल में पहुंच गए थे 7वीं 8वीं। याद करो 7वीं 8वीं जब थे आप, तो आप लोग
अभी आ रही साउंड? वर्षा, जयलाल, गंगा, योगेंद्र, अनुभा। लिखेंगे इसमें बालक समाज में प्रचलित पूर्व नियमों एवं मान्यताओं का सामाजिक उपयोगिता तार्किक विचार विमर्श के आधार पर उचित अनुचित का निर्धारण करता है। इसमें बालक समाज में प्रचलित पूर्व नियम और मान्यताओं का सामाजिक उपयोगिता के तार्किक विचार विमर्श के आधार पर उचित अनुचित का निर्धारण करता है। चले पॉइंट को लिख लिए, नोट डाउन हो गया? अब ध्यान दीजिए। अच्छा, विभू कहाँ से आवाज बंद हो गया था मुझे बताइएगा सर। इसके पहले वाले को एक बार और बताइए, वॉइस प्रॉब्लम हो गया था सर, लास्ट 5 मिनट वॉइस। ओके ओके, ठीक ठीक। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से शायद बंद हो गया था। चलो मैं रिवाइज कर देता हूँ ऑनलाइन वालों का, डिस्कनेक्ट हुआ था माइक। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर में हम बात करते हैं 13 वर्ष से ऊपर में किस तरीके से आदमी का मॉरल डेवलपमेंट हुआ रहता है। तो मॉरल डेवलपमेंट जो होता है उसमें दो अवस्थाएं नज़र आती हैं, दोनों अवस्थाओं के हिसाब से उनमें जो है मॉरल डेवलपमेंट होता है। लेकिन एक ओवरऑल देखा जाए तो इस स्तर में एक बच्चे के भीतर किस तरीके से मॉरल डेवलपमेंट होता है, तो ध्यान रखना है इस अवस्था में नैतिक आचरण और नैतिक विकास, नैतिक आचरण और नैतिक विकास पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में रहता है। यानी कि इस एज में आते तक बच्चा जो है मुझे क्या करना है, कौन सा बात को मानना है, कौन सा बात को नहीं मानना है, उसका डिसाइड कौन करता है? वो खुद करता है। पता है, वो मम्मी पापा का कंट्रोल बहुत कम, ज्यादातर वो खुद के कंट्रोल में रहता है। पता है, वो तो भगवान अच्छे, उसका दिमाग सही साठ है तो सही साठ काम करेगा, नहीं तो कुछ ABCD हो गया तो फिर तो वो अपने हिसाब से ही काम करेगा। इसलिए बोलते हैं बच्चे को आप 10-11 साल तक आप अपने कंट्रोल में रख सकते हो, उसके बाद कंट्रोल में रखना भी चाहोगे तो नहीं रख सकते, क्योंकि अपने आप को वो 30 मार कहाँ समझता है। ठीक है, अपने को सर्वज्ञ जानता है, वो अपने आप को सब कुछ समझ लेता है। समझ में आया? जो भी है जैसा भी है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि वो बच्चा जो पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में रहता है। स्पष्ट है? इसलिए बोलते हैं कि 10-12 साल पहले ना बच्चा जितना ज़्यादा संस्कार देना है, अच्छा अच्छा बात बताना है, 7 से 12 के बीच में, उसके बाद वो तोड़नो है ना। हाँ, 7 से 12 में अच्छा संस्कार दे दिए तो बढ़िया से चलेगा आगे भी, और 7 से 12 में अगर अच्छे से नहीं दिया तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है। ऐसा क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं ना, बोल रहा है, देख वैज्ञानिक लोग बता दिए रिसर्च करके
है ना। उसके बाद तुम लोग पागल टाइप से भूकोगे भी ना उसके सामने, मम्मी लोग बोलते हैं बार बार बोल रही हूँ तुम क्या करो, ये तो नियम भाई भगवान ने बनाया है सर। नैतिक विकास जो है देख रहे हो पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में रहता है, खुद के रहता है तिरक बाद। और तुम तिरक बाद मनाओगे उसको, तो जो करना है बच्चे के साथ 7 से 12 के बीच में कर लो, काफी कुछ अच्छा रहता है। स्पष्ट है। और बोल रहा है कि इसमें बालक स्वयं के नियम और सिद्धांतों को अंगीकृत, वो स्वयं का क्या बनाएगा, नियम बनाएगा, वो स्वयं के कानून बनाएगा, वो स्वयं के नियम से चलेगा। साफ बोल दिया है नैतिक विकास ऐसा होता है ऐसा करके। चलिए, तो यहाँ पर हम हो गया ना, इसी को मैं पढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं, आते हैं सामाजिक अनुबंध नियुक्ता। तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें बालक समाज में प्रचलित पूर्व नियमों और मान्यताओं का सामाजिक वितर्क के तार्किक विचार विमर्श के आधार पर उचित अनुचित का निर्धारण करता है। अब यहाँ पर इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। क्या होता है कि हम समाज के बीच में रहते हैं, समाज के नियम में चलते हैं। जैसे घर में मान लो शादी है, शादी करना है, तो हमारे समाज में नियम है कि हम शादी करेंगे तो स्वजाति करेंगे, गोत्र क्या होना, अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नियम है कि नहीं है। शादी कितने दिन का होगा, 3 दिन का, 4 दिन का होगा। नियम है कि गांव वालों को पूरा खिलाना है, ये समाज वालों को खिलाना है। ये कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं। अब शादी करोगे और ये सब चीज को फॉलो नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, सामाजिक बहिष्कृत हो सकते हो या दंड मिलेगा। ये नियम बनाए हो, मतलब हर समाज के अपने कुछ नियम कानून होता है। अब एक बच्चा है यंग एज का, 15-16 साल का, ठीक है। अब कई उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ। मान लो 16 साल में शौक चढ़ गया शादी करने का, अरे यार मेरे को शादी करना है, मेरे को लड़की बहुत पसंद है। तो क्या 16 साल में तुम शादी कर लोगे? कानून क्या बोलता है, कितने साल में शादी होना है? 18 होना चाहिए ना लड़की का, और लड़कों को कितना होना चाहिए, 21। अब वो बोलेगा अरे यार क्या नियम बना दें सर, मेरे को तभी शादी करने का मन है, लेकिन 18 नहीं हुआ है, 21 नहीं हुआ है, कैसे करूँगा, है कि नहीं। तो कई लोग फॉलो करना है तो करते हैं, नहीं तो कई लोग जबरन फरार, है ना, पूरी आइसक्रीम खा के फरार होगी जी। होता है कि नहीं होता है, मन में आता है कि नहीं आता है, मन में आता है, मतलब कई चीजों को लेकर आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि समाज के नियमों को सोचता है अरे यार ऐसा है वैसा है। दूसरा और उदाहरण, मान लो हमारे समाज में मृतक संस्कार होता है ना, मृत संस्कार, घर में कोई खत्म हो गया तो कई ठो समाज में 7 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 13 दिन का रखते ही नहीं रखते। अब आप एकदम सामान्य आदमी हो, गरीब टाइप का आदमी, 13 दिन तक तुम झेल पाओगे? सगा आ रहे 13 दिन तक खवाना पियाना ये वो, घर आप पूछ रहे हो मम्मी से, मम्मी ये क्यों 13 दिन का है, फालतू कंजन मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, ये हो रहा है 13 दिन तक, इसको 2 दिन में निपटाओ ना सब कार्यक्रम को। नहीं बेटा, समाज में इसी से नियम बने हैं, इसी से है, नहीं कर सकते, तो बच्चे का दिमाग खराब है, ये सब फालतू चीज है। सोचेगा नहीं सोचेगा, मतलब समाज के जो भी नियम है उसको एक बार अपने दिमाग से जरूर क्या करेगा, नापेगा तौलेगा कि क्या वाकई में समाज के जो नियम है क्या ये सही है, उचित है। अपने दिमाग से क्या करता है वो जरूर एक बार दिमाग लगाता है, उसको ठीक लगे तो ठीक है, ठीक नहीं लगे तो अपना क्या कर देगा, अपने हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो कहीं ना कहीं बालक जो होता है वो समाज में प्रचलित जो पूर्व नियम है, मान्यता है, उसका सामाजिक उपयोगिता के आधार पर क्या करता है, तार्किक विचार विमर्श, क्या करता है यहाँ पर, तार्किक विचार विमर्श, मतलब अपने बुद्धि लगाता है वहां पर, विचार विमर्श करता है कि यार ऐसा है ऐसा ही, उसके आधार पर क्या करता है वो उचित अनुचित क्या करता है निर्धारण। अब उसको जम गया, अच्छा लग गया तो समाज के नियम को मानेगा, और मान लो उसको गलत लग गया समाज के नियम तो उसका क्या कर देगा, उल्लंघन कर सकता है यार। तो यहाँ पर सामाजिक अनुबंध अभिमुखता को लेकर क्या है कि वो सामाजिक अनुबंध को या सामाजिक के जो नियम है उसके बारे में एक बार सोचेगा, विचार करेगा, बुद्धि का प्रयोग करेगा, ठीक लगेगा तो ठीक है, अदरवाइज अपने हिसाब से चलेगा। तो सामाजिक के नियम के ऊपर नाप तोल के वो देखेगा कि वो उचित है कि अनुचित है, वो खुद निर्धारण करेगा। नहीं तो आपके समाज में बोले सजाती विवाह करना है, लेकिन आजकल करते हैं क्या बच्चा, नहीं कर, क्योंकि उनको क्या लगा, हो सकता तो
अगर सजाती किया तो इसलिए किया क्योंकि उसको क्या लगा, वो उचित लगा, और विजाती कर लिया तो उसको क्या लगा होगा, अनुचित लगा होगा ना। तो ये 13 वर्ष से ऊपर में चालू हो जाता है भैया, 13 वर्ष से ऊपर में चालू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था के अनुसार कानून को समाज के साथ इस अवस्था के अनुसार कानून को समाज के साथ चलना चाहिए। यदि कानून समाज के खिलाफ है तो उसे तोड़ देना चाहिए। इस अवस्था के अनुसार कानून को समाज के साथ चलना चाहिए, यदि कानून समाज के खिलाफ है तो उसे तोड़ देना चाहिए। अब देखिए बड़ा ही, ये सेकंड पॉइंट में बड़ा ही खास है। इस अवस्था में क्या बताया गया है कि कानून को समाज के साथ चलना चाहिए, यदि कानून समाज के खिलाफ है तो उसे तोड़ देना चाहिए। अब मैं आप लोग को हिंज की स्टोरी से जोड़ रहा हूँ। हिंज की पत्नी बीमार थी, कैंसर से पीड़ित थी, उसको बचाने के लिए दवाई चाहिए था। दवाई को जब लेने गया तो दुकानदार मेडिकल वाला आँख बैनडेड में दूंगा बोला, जेब में पैसे तो नहीं थे बेचारा, कैसे उरक गया था इलाज करवा करवा के। अब उसको किसी भी हाल में क्या है, चाहिए था दवाई, जेब में पैसा नहीं, परेशान कर रहे सामने वाला, मजबूरी का फायदा उठा रहा है। ऐसे में सामने वाला का दिमाग खराब हो गया, हिंज के पति का, या हिंज का कहना चाहिए। तो हिंज ने क्या किया, सीधा चोरी कर लिया। किया कि नहीं किया, जान ही बच गई। लेकिन एक कानून के नज़र से देखा जाए तो चोरी करना क्या है, अपराध है। लेकिन सामाजिक रूप से अगर देखें तो पत्नी की जान बचाना पति का क्या है, फर्ज है। फर्ज बहुत बड़ी चीज है ना। हाँ, तो पति ने अपना पति धर्म निभाया, क्या करके, पत्नी का जान बचा के, भले ससुर उसके लिए चोरी भी क्यों ना पड़े जाए, है नहीं। तो चोरी करना यहाँ पर चोरी नहीं कहलाएगा, यहाँ पर क्या कहलाएगा, यहाँ पर फर्ज ऊंचा है कि कानून ऊंचा है, बताओ। पत्नी का जान बचाना और कानून का नियम तोड़ना, दोनों में से कौन सी चीज बड़ा, बता दो। दो बात रख रहा हूं मैं, अपनी सगी पत्नी का जान बचाना और कानून का पालन करना। कानून के पालन करोगे तो आपकी बचनी ऊपर जा रही है, और चोरी कर रहे हो तो पत्नी बच जा रही। हिंज वाली स्टोरी बात कर रहा हूँ। तो आप बताओ, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। हाँ, दोनों अपने अपने स्थान पर सही है। सही है दोनों अपने में। कानून का नियम करना, पालन करना क्या है, नियम कानून इसलिए बना है कानून को पालन करना। आप क्या करते मुझे बताओ, आप लोग क्या करते। भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हिंज ने ठीक किया चोरी करके, क्योंकि भाई दवाई तो और बन सकता है, लेकिन जान दोबारा आ सकती क्या, दोबारा आ सकती क्या, नहीं आ सकती, है कि नहीं।
तो यहाँ पर ये बोला गया है कि सामाजिक अनुबंध में अगर कानून कहीं बीच में अड़ंगा डाल रहा है तो कानून को तोड़ दो, कि समाज ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर बोला कि भाई अगर वो पत्नी को नहीं बचाता तो समाज वाले बोलते उसको क्या आदमी है तो अपने पति को बचा, अपनी पत्नी बचा भी नहीं पाया, तो ससुराल वाले बोलते मोर बेटिल तो बचा नहीं पाए, है ना, जियत मार दे, दवाई नहीं ला सके। दुनिया भर के ससुराल वाले सुनाए, समाज वाले सुनाए, है कि नहीं। निकल ले टार चोरी कर ले, ज़्यादा अच्छा है, जो होगा बाद में देख ले जाए। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि बच्चा इस स्थिति में सामाजिक अनुबंध में क्या रहता है कि कई बार समाज को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, समाज को लेकर वो, ठीक है। यहाँ पर देखो इस अवस्था में इस अवस्था के अनुसार कानून को समाज के साथ चलना चाहिए। यदि कानून समाज के खिलाफ है तो उसे तोड़ देना चाहिए। कानून बोल रहा है कि चोरी मत कर तू, समाज बोल रहा है तू बेटे पत्नी को बचा, पत्नी को बचा, हिंज का करीस, समाज ला मानी से कानून ला मानी, बताओ। समाज ला मानी से समाज ज्यादा जरूरी, कानून ज्यादा जरूरी, बताओ। हाँ, एक किस्सा तुम सुने हो राम जी वाला। वो राम जी देखे होगे आखिरी में अपन पत्नी ला जंगल में छोड़ के आ गए, पता ही नहीं, पता है तुम्हारा। अरे वो जब पत्नी जो है प्रेग्नेंट रहती है, सीता मैया प्रेग्नेंट थी ना, लव कुश राजमहल में हुए या कि जंगल में हुए, ले बताओ। जंगल में हुए ना। तो पूरा उस समय कहानी सुने होगे, रामायण में देखे होगे कि पूरा समाज वाले राम जी को वो कर दिए कि आप जो है ना, ऐसी स्त्री को रखे हो जो कई दिनों तक किसके साथ थी, रावण के साथ। हाँ, दुनिया भर की बात कर सकते हैं अपन, बाइल से यही नहीं कर सकते, दुनिया भर क्या क्या बोले, फिर उसका दिमाग खराब हुआ, है ना, ऐसे सब बोल रहे हैं, ऐसे ऐसा कर करके ना प्रजा के बातों को ध्यान में रखते अपनी पत्नी का क्या कर दिया, वो छोड़ के आ गए जंगल में, है कि नहीं। तो यहाँ पे आ, राम जी जो है समाज का ज्यादा सुन लिए कि अपने अपने बनाए गए नियमों के हिसाब से चले। समाज का पति धर्म क्या है, पत्नी को उस स्थिति में, जबकि वो संवेदनशील स्थिति है, उसे साथ रहना चाहिए, तो सहयोग चाहिए, लेकिन वो समाज चक्कर में छोड़ के आल पड़ गए। कई बार ऐसा रहता है कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो व्यक्ति समाज को ज्यादा ले रहा है दिल से कि कानून को दिल से ले रहा है। हो सकता है वो दूसरा आदमी रहता है तो हिंज ना करके ऐसा भी कहा नहीं मुझे चोरी करना ही नहीं है, मेरे को चोरी करना ही नहीं, चोरी करना गलत है, ऐसा वाला अगर आदमी रहेगा तो फिर तो क्या है, पत्नी चली जाती है। तो ये पर्सन टू पर्सन है, कंडीशन है, सबका अलग अलग कंडीशन। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग हिंज का स्टोरी लिख लीजिएगा। लिखेंगे हिंज की स्टोरी। भले ही चोरी करना कानूनी अपराध है, फिर भी हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि वह पत्नी की दवा पत्नी की दवा नहीं करा पाता तो वह समाज में बोलने लायक
नहीं रहेगा। ये हमने हिंज के द्वारा किए गए कार्य को इस कंडीशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। भले ही चोरी करना कानूनी अपराध है, फिर भी हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि वह पत्नी की दवा नहीं करा पाता तो वह समाज में बोलने लायक जाएगा। कुछ लोग का कमेंट आया है कि आजकल के पति लोग ऐसा नहीं करेंगे। आजकल के पति में अंतर हो गया है ना। एक पूछे, क्यों मैडम आपको डाउट है कि अपने पति के ऊपर है? हमारे घर वाले तो जरूर करेंगे। अच्छा। हाँ भाई, अब सबका अपना अपना विश्वास है अपने ऊपर, अपने पति के ऊपर। तुम लोग जरूर हिंज का स्टोरी सुना देना, पति पत्नी वाले लोग अपने घर में। आज एक ठो किस्सा सुनाई सर है, ऐसी से बात है, क्या पता कल के दिन में ऐसी स्थिति हो। तो ये स्टोरी से वो बहुत ओत प्रोत होके, है ना, आपकी सेवा अच्छे से करे। सुना देना स्टोरी। चलिए आगे बढ़े। तो ये आप लोग इस अवस्था को लेकर क्या सीखे? अब एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है। आपको यहाँ पर समझना है कि सामाजिक अनुबंध अनियोक्ता में ये होता है कि बच्चा समाज के नियमों के ऊपर अपना दिमाग लगाएगा। समाज के नियम को आंख मूंद के विश्वास नहीं करेगा, आंख मूंद के नहीं चलेगा। उस नियम को क्या करेगा, एक बार अपने दिमाग से क्या करेगा, उसको नापेगा, तौलेगा, विचार विमर्श करेगा, उसको ठीक लगेगा तब उस समाज के नियम को पालन करेगा, और ठीक नहीं लगेगा तो तोड़ देगा वो। समझ में आया? ये यहाँ पर पता चलता है सामाजिक अनुबंध। ठीक है, समाज के साथ बंधा रहेगा या समाज के साथ नहीं बंधा रहेगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर हम देख रहे हैं कि समाज के चक्कर में, समाज में बोलने लायक नहीं रह करके वो क्या किया, चोरी कर लिया। वो ससुराल वाले मन का बोल ही, मोर साली का बोल ही, है ना, ते का कर डरी जीजा, है ना, ऐसे करके दुनिया भर के सोच के चल वे चोरी कर लेता हूँ, है ना, ये ले हो गया चोरी। तो सामाजिक ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। आगे बढ़े। लास्ट स्टेज है, लिख लो। इस स्तर का दूसरा है, और क्रम से अगर बोला जाए तो कौन सा नंबर का अवस्था होगा? छठवा होगा। क्रम से अगर जाऊं तो छठवा अवस्था। नाम है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। अंग्रेजी में लिख लेंगे यूनिवर्सल यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। चलिए अब इस पर आप फोकस करिएगा। ये पॉइंट, ये स्टेज जो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता है, अंतिम अवस्था। आगे बढ़ें। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है देखते हैं इस स्टेज में। तो लिखेंगे इस स्तर पर व्यक्ति का
उचित अनुचित का निर्णय, उचित अनुचित का निर्णय स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये बोर्ड है ना थोड़ा ख़राब हो गया है, ठीक है। मैं लिख कुछ रहा हूँ, कुछ अलग लिखा है ना, आप लोग थोड़ा सा समझ जाए। नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, यानी कि व्यक्ति की नैतिकता का आधार तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता, एकरूपता, इंग्लिश में लॉजिकल कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी, कंसिस्टेंटी, कंसिस्टेंसी, तो नैतिकता का आधार तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता और एकरूपता यानी से युक्त होता है। हाँ जी। इस स्तर पर व्यक्ति का उचित अनुचित का निर्णय स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, अर्थात व्यक्ति की नैतिकता का आधार यहाँ पर तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता और एकरूपता से युक्त होता है, मुक्त नहीं, एकरूपता से युक्त होता है, युक्त या उससे जुड़ा हुआ होता है। आगे और लिखेंगे, नोट डाउन हो गया। आगे, भले ही कोई कार्य समाज या कानून के खिलाफ हो, फिर भी उसे कर देना चाहिए अगर वहाँ स्वयं को
संपूर्ण मानवता के हित में नजर आता है। एग्जाम्पल लिख लेना। यदि हिंज की पत्नी की जगह किसी और की पत्नी और की पत्नी बीमार हो तो भी उसे दवा चोरी करनी चाहिए, भले ही समाज उस पर चरित्रहीनता का दाग लगाए। क्योंकि प्राणों की रक्षा प्राणों की रक्षा करना ही सबसे बड़ी मानवता है। नोट करके लिखेंगे। लॉरेंस कोहलवर का मानना है कि इस चरण तक पहुंचना इस चरण तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इसमें दुनिया के बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। जैसे गांधी जी, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग आदि। कोहलबर्ग का मानना है कि इस चरण तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, जिसमें दुनिया के बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। गांधी जी हो गए, अब्राहम लिंकन हो गए, मार्टिन लूथर किंग हुए। कोहलबर्ग का मानना है कि इस चरण तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, जिसमें दुनिया के बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। गांधी, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग। यदि हिंज की पत्नी की जगह किसी और की पत्नी बीमार हो तो भी उसे वो दवा चोरी करनी चाहिए, भले ही समाज उस पर चरित्रहीनता का दाग लगाए, चोर है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन प्राणों की रक्षा करना ही सबसे बड़ी मानवता है।
भले ही कोई कार्य समाज या कानून के खिलाफ हो, फिर भी उसे कर देना चाहिए अगर वह स्वयं को संपूर्ण मानवता के हित में नजर आता है। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता में किस बात पे ज़्यादा जोर दिया गया है? तो यहाँ पर इसमें व्यक्ति का उचित अनुचित का जो निर्णय है वो क्या हो जा रहा है? स्वनिर्धारित हो जा रहा है। स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति की नैतिकता का आधार इन 3 बातों पर प्रमुखता से रहता है: तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता और एकरूपता। अब थोड़ा तो समझिएगा मेरे साथ। अंतिम अवस्था कह सकते हो, 6वां स्टेज, नाम क्या है? सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिमुखता। यहाँ पर नैतिकता का अगर स्तर देखें, व्यवहार का जो स्तर देखें, वो सार्वभौमिकता पर ज़्यादा आधारित होती है। अगर एक बच्चा है या एक आदमी है या आपको कहना चाहिए, आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाए या घटना हो और उस घटना से फायदा ये लाभ कह सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो रहा है, तो आपको वही करना चाहिए। अगर आपको एक बोला जाता है कि हमेशा सत्य बोलो, हमेशा क्या बोलो? सत्य बोलो। लेकिन सत्य बोलने से अगर कई लोगों का जान जा रहा है तो आपको सत्य बोलना चाहिए क्या? एक उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन आपके वहाँ पर एक झूठ बोलने से अगर कई लोगों का जान बच रहा है, निर्दोष लोगों का जान बच रहा है, तो आपको क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? झूठ बोलना चाहिए ना भाई। एक सत्य बोलने के चक्कर में कई निर्दोष लोगों का जान जा रहा है, तो वहां पर सत्य बोलना क्या है? पाप है, कह सकते हो। सत्य बोलना भी क्या है? पाप है। लेकिन वहां पर अगर झूठ बोल रहे हो, कई निर्दोष लोगों का जान बच रहा है, तो वहां पर झूठ भी क्या है? सत्य से कम नहीं है ना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमें मानवता पे ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर तार्किक व्यापकता मतलब ऐसा है कि कोई भी घटना पे इतना अच्छा बुद्धि लगाओ, अपने बुद्धि का उपयोग करो, देखो कि भाई वो चीज से समाज के हित तो नहीं हो रहा है, परिवार के हित तो नहीं हो रहा है। दूसरा क्या? सार्वभौमिकता, इससे कई लोगों का तो फायदा नहीं हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग का हो रहा है क्या? कहीं ना कहीं एकरूपता, समानता। हमारे समाज में पहले छुआछूत था, जानते हो, है ना। अब छुआछूत को मानते थे, लेकिन कई लोग माने नहीं, है ना। अब कई लोग ठीक है, घर वाले लोग मान रहे तो हम भी मान लेते हैं, ऐसा करके मानते गए, जबकि वो कानूनन नहीं, बल्कि वो क्या, मानवता की बुराई है कि नहीं। आप एक मानव को अच्छे मार रहे हो, एक मानव को दूसरे से कम मार रहे हो, ये मानवता का क्या है? शोषण है कि नहीं। लेकिन कई लोग उसको कई सालों तक झेलते आए, अब झेल रहे हैं क्या? लेकिन इसके बीच में इस चीज को कहना चाहिए खत्म करने के लिए कोई तो एक आदमी खड़ा हुआ होगा। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कई संत महापुरुष, हमारे यहाँ घासीदास जी को जानते हो, घासीदास है ना, जानते हो ना, उन्होंने इस पर काम किया। हमारे यहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा ने काम किया, देश में गांधी जी ने काम किया, और बहुत विनोबा भावे ने काम किया, ज्योतिबा फुले ने काम, कई लोग काम किए नहीं किए। जैसे हमारे यहाँ पहले क्या था, पति मर गए तो हम लोग भुंजा के मर जाना है, वो क्या बोलते, सती प्रथा। सोचो आज वो रहता तो हमारा रूह कांप जाएगा, है ना। अरे बाप रे, पति मर गए तब हम जाके वहाँ जलना है, अरे दादा। इस चक्कर में लोगों ने बिहाव तक ना करे, है ना। इतना खौफ था पहले, कैसे मतलब कई सारा एक था, भयंकर भयंकर नियम था। अब कोई तो बुद्धि वर्ग आदमी उस आदमी को सोचा होगा ना, यार ये कौन सा नियम, बड़ा अजीब नियम है ससुर की, ये हो जा रहा है तो खुद को जलना मरना है। तो कोई बुद्धि वाला प्राणी उसको सोचा होगा, तब उसको हटाया। अब आप लोग इतिहास पढ़ो, जानते हो, है ना। उसमें के अंग्रेज अधिकारी, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, है कि नहीं, ने इस पे काम किया तो हट गया। तो कई बार ऐसा होता है कि समाज में कई सारी चीजें ऐसे चलते रहता है, लोग कम बुद्धि वाले, एवरेज बुद्धि वाले उसको फॉलो करते रहते हैं। लेकिन कोई एकदम फिलोसोफर है, दार्शनिक है, बड़ा है, वो है, तो ऐसे इस चीज के लिए लड़ जाता है। लड़ते कि नहीं लड़ते बताओ? ये जो मार्टिन लूथर किंग है ना, बड़े बड़े मतलब महापुरुष लोग, ये सब अश्वेत के लिए श्वेत। अमेरिका में पहले गोले गाले क्या बोलते, काले गोरे का वो चलता था, काले लोग बहुत चिढ़ाते थे और गोरे लोग को अपने आप 30 मार खसमाते थे।
बहुत सारी चीज़ हो है ना समाज में, तो समाज में बड़े बड़े जो चीज़ होते हैं, है ना, वो तब हो पाता है। देख कोहलबर्ग का मानना है कि इस चरण तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, जिसमें दुनिया के बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है कि व्यक्ति का उचित अनुचित का निर्णय क्या होता है, स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसमें व्यक्ति की नैतिकता का आधार क्या होता है, वहां पर कानून का कुछ नहीं रहता है। वो वही सोचेगा, वही करेगा कि समाज का, जनता का ज्यादा क्या हो, भला हो। वो संविधान में भले कुछ भी लिखा हो साला, है ना, तो समाज में तुम्हारा साला कुछ भी क्या हो, नियम बना हो, लेकिन वो आदमी वही करेगा जो अच्छा आदमी, बड़ा महापुरुष है, वो वही करेगा जो जनहित में, मतलब अच्छा। बात समझ में आ रहा है। मैं ठोक कथा कहानी पढ़ा था कि एक बार की बात है कि एक आदमी ने एक गाय को पकड़ लिया। ठीक है, एक कसाई उसको मारने के लिए दौड़ा रहा था, मारूंगा मारूंगा करके। तो वो आदमी जो है, वो बैल को, एक गधा, सॉरी, पछुआ को पकड़ लिया था। तो आप लोग पढ़ते हो कि वो भागवत वागवत में, तो फिर पकड़ा हुआ था वो। तो कसाई को बता दिया, कसाई को बता दिया कि वहां पे रखा हुआ करके, तो कसाई उसको काट दिया। और वहीं पे एक आदमी, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, कि जिससे मानवता जुड़ा हो ना, मानवता जुड़ा हो, वो सबसे क्या है, सही नियम है। क्योंकि नियम तो आदमी से लोग बनाए हैं क्या, है कि नहीं। हो सकता है वो आदमी उतना सोचा ना हो और उस हिसाब से बना दिए। जैसे संविधान में कई सारे ऐसे नियम बने हैं जिसको संशोधन करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो आज से उस जमाने के हिसाब से बनाया गया था, है कि नहीं। जैसे आज तुम बोलोगे हमारे समाज में कि 4 बच्चे पैदा करना जरूरी है, पहले जरूरी था, क्यों पता है, क्यों पैदा करते 4 बच्चे, क्यों करते रहेंगे, आज क्यों मना कर देते हैं, क्यों घर वाले तैयार नहीं 4 बच्चे पैदा करने के लिए। पहले ये था कि पहले सबके पास प्रॉपर्टी भी बहुत था। पहले ऐसा होता था कि कई ठो ऐसे बीमारी होता था कि लोग निपट जाते थे। पहले इलाज विलाज नहीं होता, पता है तुम लोगों को, 10 बच्चे पैदा करे थे उसमें 3 बच्चा, 3 बचते थे, बाकी सब किसी ना किसी दस्त के शिकार में, वो का दुनिया भर के छोटे माता बड़े माता का वो एक सिंह में ना बैकअप ले 10 पैदा कर देते, पता है। बहुत सारी चीजें थी, मतलब कहने का मतलब, अब वो चीज सिस्टम को आज फॉलो कर सकते हो तुम लोग, सही मानते हो आज के समय में, गलत है अभी। अब के हिसाब से तो एक ही ठीक है। पर्यावरण, जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, बहुत कम हो चुके हैं। जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है आज के हिसाब से। और उस जमाने में एक बच्चा पैदा करोगे तो आज से 100 साल बेवकूफ़ है बोलेंगे, कब निपटिए पता नहीं चलिए ना, एक ठकुबाजी थे। तो समय के साथ नियम बदलता है ना। तो वहाँ पर बड़े बड़े जो होते हैं वो लोग क्या है, अपडेट करवा पाते हैं, और छोटे मोटे आदमी अपडेट करवा सकते हैं क्या, बताओ। वो लोग तो क्या करते, बस फॉलो करते रहते, करते ही नहीं करते। तो यहाँ पर ये छठवां जो स्टेज है ना, सार्वभौमिक नैतिकता का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत हर कोई फॉलो नहीं कर पाता। हर कोई कर पाता है क्या, बताओ, नहीं कर पाता। इसमें कुछ लोग ही पहुंच पाते हैं। हालांकि इसमें ये बोला गया है कि इस अवस्था में जो है, व्यक्ति का जो निर्णय होता है वो क्या होता है, स्वनिर्धारित, स्वनिर्धारित होता है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका 6 अलग अलग अवस्था के हिसाब से आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि 6 अवस्था को क्या, कैसे जो है किया गया है। हिंज ने क्या किया यहाँ पर देखो, हिंज का स्टोरी क्या बोला यहाँ पर, यदि हिंज की पत्नी की जगह किसी और की भी पत्नी बीमार हो तो भी उसे दवा चोरी करनी चाहिए, भले ही समाज उस पर क्या लगाए, चरित्रहीनता का दोष लगाए, मतलब चोर है करके गांव में भले चोर बोले, लेकिन प्राणों की रक्षा क्या करना ही सबसे बड़ी मानवता है। स्पष्ट है, तो ये बात है।
यहाँ पर जो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत पढ़े हैं हम लोग, उसको लेकर भविष्य बाद में एक और मनोवैज्ञानिक आई जिसका नाम था कैरोल गिनिगन। कैरोल गिनिगन, इन्होंने कहा कि कोहलबर्ग ने जो भी रिसर्च करके जो सिद्धांत दिया है, ये सिद्धांत जो है इसकी आलोचना कर दिए वो। उन्होंने कहा कि कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है 3 स्तर में 6 अवस्थाओं का, ये कहीं ना कहीं महिला नैतिकता पर फोकस नहीं किया गया बल्कि पुरुषों पर ज़्यादा फोकस करके बनाया गया है। ऐसा करके उन्होंने इसकी आलोचना किया है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कैरोल गिनिगन एक है ना, मैं पूरा हो गया इनका। एक गिनिगन ने इसका उपेक्षा किया है कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया है ये कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान है और इसमें महिला नैतिकता पर फोकस नहीं किया गया है। गिलिगन का कहना है कि पुरुषों की नैतिकता में न्याय जबकि महिलाओं की नैतिकता में देखभाल प्रधान होती है। नोट करके लिखना नीचे में कि कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत को पुरुष प्रधान बताया। पुरुष प्रधान मतलब इसमें महिलाओं पे ज्यादा फोकस, पुरुष पे ज्यादा फोकस किया गया है। उनका राय है इसमें महिला नैतिकता पर फोकस नहीं किया गया। अब कौन जानी मैडम हाँ का सोच के बोली सही थे। और इन्होंने एक चीज बताया कि पुरुषों की नैतिकता में न्याय और महिलाओं की नैतिकता में देखभाल प्रधान होता है। एक चीज मैं आप लोग बहुत अच्छे से गौर करना, लाइफ में काम आएगा। मैं भी शादी की बात समझे इसको। महिला और पुरुष दोनों तो मानव ही हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव थोड़ा अलग अलग होता है कि नहीं होता बताओ। महिला लोग क्या चाहते हैं, इनके लिए क्या सबसे मेन है, देखभाल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, केयर। अब पुरुष लोग न्याय। ये कैरोल गिनिगन ने बताया है, न्याय है ना, जस्टिस। ये प्रधान होते हैं। मतलब यहां पर सीधा स्पष्ट है कि महिला क्या चाहती है, सामने वाले से केयर करे, और पुरुष क्या चाहता है, न्याय हो। इस भाव होता है। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लड़के लोग क्या करेंगे, महिलाओं का देखभाल करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और महिला क्या करेंगे, पुरुष का पुरुष के साथ, हाँ, अन्याय नहीं करेंगे। पुरुषों के ऊपर अन्याय नहीं करेंगे, न्याय करेंगे, ठीक है। हाँ, ये गिनिगन मानती है, उन्होंने रिसर्च किया भैया इसके ऊपर, हम लोग को झूठ मूठ लग रहा है, सही है ये। हाँ, महिलाओं को खुश रखना है तो देखभाल करिए उनका, और महिला चाहती कि पुरुष खुश रहे, उनके साथ अन्याय मत करिए, न्याय करिए। ये कैरोल गिनिगन का कहना है नैतिकता को लेकर। और समझ में आया, नोट करके लिखे रहना। कोहलबर्ग ने माना है कि यह सिद्धांत दुनिया की सभी संस्कृतियों में समान रूप से लागू होता है, जो कि संभव नहीं है। और कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा नैतिक कार्रवाई में गहरा संबंध माना है, परंतु यह समय से सत्य नहीं होता, तो मुझे बताया हूँ। चलिए, तो ये हो गया आप लोग का नैतिक विकास को लेकर सिद्धांत। कल मैं जो है तीन प्याजे का नैतिक विकास पढ़े हम लोग, और अभी ये देख कोहलबर्ग का, दोनों के नैतिक विकास के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे, चल जाएगा। और नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले क्या कारक है उसको पढ़ेंगे, फिर खत्म। कितना भी कठिन से कठिन सवाल पूछे, आपका नैतिक विकास वाला सवाल बनना जरूरी है, चल जाएगा। तो कल इस पे आखिरी क्लास होगा, ऑनलाइन वाले ध्यान दीजिएगा।
इंग्लिश क्लास अब जल्द स्टार्ट होगा, इसी हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा इंग्लिश क्लास, टेंशन मत लीजिएगा। और जो मैंने आज शुरू में जो बात आप लोग बताया है कि आप लोग को 1 घंटे क्लास, मतलब 1 घंटा अपना पढ़ाने का ड्यूरेशन को बढ़ाने का प्रयास करना है, चल जाएगा। हाँ,